प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और अभी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और विपक्ष एक साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे डेली का अपडेट है। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर उनके 9 साल के कामकाज को भी गिनवाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर बैठी रहती हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर प्रियंका, जो समाज सेवी हैं और लगातार लव जिहाद पर भी अपडेट करती हैं और लगातार वो ये भी बताती हैं कि देश के हालात किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा है और विपक्ष जिस तरीके से अपडेट कर रहा है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, उस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार मैम, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव आ गया है और तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रही हैं। कई ऐसे आरोप लगा रही हैं, उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश की जनता के हित में हो। और वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जो भी काम कर रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने सारे चोर थे वो सब इकट्ठे हो गए और एक ही मुद्दा बार बार कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि आप कभी कोई जंतर मंतर पे बैठ जाता है, कभी कोई कुछ कभी कुछ। तो ये तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक फालतू फर्जी ड्रामा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया। आज जो हम सुरक्षित, आज मैं भी यहाँ आकर के अगर प्रखर होकर के और सलीके से बोल पा रही हूँ, आज अगर मैं अपनी बात रख पा रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से और नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जितना उन्होंने एक साधारण ऐसा माहौल महिलाओं को दिया कि आज सहज होकर अपनी बात कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, महिलाओं की। फिर उसके बाद ये एक आतंकवाद को ले लीजिए। आतंकवाद जो हर दिन बम कहीं भी फटते थे, कहीं भी कुछ इतना डर और भय रहता था, आज वो भय किसी में भी नहीं है। ट्रेन, मेट्रोज और कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी भय नहीं है। तो वो भय, एक भय मुक्त भारत वो देने का प्रयास कर रहे हैं और सारे लोग इकट्ठा होकर यही चाहते हैं कि ये भारत भयभीत रहे, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अलग तरीके का हिंदू मुस्लिम और चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। बस यही एक भारत का एक विश्वव्यापी चेहरा इन्होंने बना के रखा हुआ था। आज ये टूटा है। आज विश्व पटल पर एक अच्छा भारत का चेहरा लेकर आज नरेंद्र मोदी जी भारत भ्रमण के साथ साथ पूरे विश्व भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुख्ता तरीके से जो हमारा झंडा है भारत का, वो पूरे विश्व में लहरा रहा है। आप एक सशक्त नारी हैं और लगातार हम आपको देखते रहते हैं कि आप सशक्त मुद्दों पर बोलती हैं, जो मुद्दे मौजूदा होते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि देश हमारा डिजिटल इंडिया की तरफ चल बसा है और ये भी कहा जा रहा है कई लोगों से कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से देश डिजिटल इंडिया हो गया है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है और आजकल टीवी का ज़माना नहीं, फ़ोन का ज़माना हो गया है। आप जहाँ हैं वहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, दुनिया की हर खबर सुन सकते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के वो काम गिनवाइए जो विपक्ष कह रहा है कि अभी तक मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया है। कोई ऐसे बड़े मुद्दे जो 70 सालों से पूरे नहीं हुए हों। अरे 3 तलाक ले लीजिए, 3 तलाक का मामला, वो तो एक ये सोचिए आप कि ये ऐसा महिलाओं के लिए उन्होंने सौगात दे दी जिसको लेकर के आज मुस्लिम महिलाएं जो है बहुत प्रसन्न रहती हैं। फिर एक अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से जो है उन्होंने ग्रामीण उद्योगों को, गृह उद्योगों को बढ़ावा दिया है, महिलाओं के लिए इतने सारे आयाम खोले हैं। कौन से मुद्दे नहीं हैं जिन पर वो काम नहीं करे। अब आप देखिए 70 साल की जो एक बिगड़ी हुई राजनीति और बिगड़ा हुआ चेहरा भारत का था, उसमें समय लगेगा कहीं ना कहीं भाई 10 साल में तो एकदम जो 70 साल का बिगड़ा चेहरा है वो सही नहीं हो सकता ना। तो वो बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोगों में एक अलग तरीके का ओज आया है, युवाओं में एक अलग तरीके का उत्साह आया है और उन्होंने बहुत सारे युवाओं के लिए कितने यहाँ पर आप ये देखिए, घरेलू उद्योग के अलावा उन्होंने एक लोकल से वोकल तक का एक नारा निकाला कि अपने ही
देश में, अपने ही देश में पैसा बहुत कमाया जा सकता है और अपने ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के किसी ने कभी बात नहीं की। हमेशा हमने चाइना की तरफ मुंह देखा कि वो हमें बना करके ये देगा या हम वहीं से खरीद सकते हैं, हमको हमारे यहाँ इतने सारे गृह उद्योग हैं, हमारे इतनी कलाएं हैं, उन्होंने उन कलाओं को हाट बाजार के रूप में लोगों को सौंपना प्रारंभ किया। तो ये तो बहुत छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिनके विषय पर शायद कोई सोच भी नहीं रहा था, जो उन्होंने करके दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में जो घटनाएं होती थी उसको लेकर भी अगर हम देखें तो धारा 370-35 ये उन्होंने हटाया है, उसको लेकर कैसे देखती हैं? सीए हटाया है, उसको लेकर मैं यही देखती हूँ कि देखिए, ये तो एक बहुत लोग आए और लड़ना शुरू कर दिया कि ऐसा, ये तो बहुत पुराना विषय था, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत दिखा करके और इतना जज्बा दिखा करके इसके विरोध में नहीं किया। हालांकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के भी मन में इतना आघात हुआ होगा कि जब हम इस देश की राजनीति में इतना प्रखर होकर के आज देशवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको बार बार ऐसे ऐसे मुद्दों पर खींचा जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं सिर्फ यही देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जनता के हित में आज कश्मीर में चले जाइए, आज जो है जिस तरीके से आज मैं परसों देख रही थी एक में कि किसी ने अपना वीडियो डाला था कि पहले यात्रा करना भी मुश्किल होती थी, तो आज जाम लगा हुआ है, इतने यात्री वहां पर गए हैं कश्मीर घूमने के लिए निडर होकर के। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं आज एक अच्छा भारत, एक सुरक्षित और एक कहीं ना कहीं षड्यंत्रखोर भारत वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और सब लोग कहीं ना कहीं ये बेकार के मुद्दे, कभी किसानों का मुद्दा, कभी सीए का मुद्दा, मतलब ये सब चीज़ें ला करके केवल वो लैग पुलिंग वाली बात है और कुछ नहीं। मैं इसको निरर्थक समझती हूँ। हिंदू राष्ट्र को भी लेकर मांग उठ रही है, लगातार बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आवाज़ उठाते रहते हैं और आप लगातार अब भी उनका दिल्ली में आगमन है 5 तारीख को, 8 तारीख तक वो वहाँ रहेंगे और उसके बाद वो नोएडा में रहेंगे 9 तारीख से 16 तारीख तक। तो उस पर भी विपक्ष कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम बाबा को आड़े हाथों लेने का काम करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से होगा क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन अखंड भारत। हिंदू राष्ट्र बनने से ये होगा जो पहली बात तो सनातन परंपरा को लेकर वो चल रहे हैं। सिर्फ ये परंपरा हिंदुओं की नहीं है, ये तो कन्वर्टेड जो भी मुस्लिम सिख और लोग हैं सबकी ही है, जो भी ईसाई हैं ये कन्वर्टेड लोगों की है। ये सनातन परंपरा के विषय में वो बात करते हैं। अब उनको हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, हिंदू एक चेहरा है सनातन का, इसलिए वो जो है इस विषय को बार बार उठाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये जो देश है इसमें 80% हिंदू ही रह रहे हैं। उनके नियम और कानूनों के हिसाब से अगर हम सनातन परंपरा के हिसाब से जिस दिन हम इस देश में रहना शुरू कर देंगे उस दिन लाभ उनसे ज़्यादा मुसलमानों को मिलेगा। हमने क्या कहा, 3 तलाक के ऊपर देखिए बात हुई, 3 बार कहने पर तलाक हो जाया करती थी। हमारी सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते आप जब तक कि पहली पत्नी आपको इजाज़त ना दे ऑन पेपर। तलाक की तो खैर बात ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा जो हिंदू राष्ट्र की है इसमें सिर्फ सौहार्द, प्रेम, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये परंपरा को लेकर सनातन चलता है और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता आ रहा है सनातन। इसलिए वो बात कर रहे हैं ताकि सब सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे। कहीं भी को देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है सनातन परंपरा, उसमें इतनी सहजता, सरलता है और सबसे बड़ी बात है उसमें हिंसा की कहीं भी बात नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जब समाज को मिलेंगी, वो जब समाज के चीज़ें आएंगी सामने, तो कहीं ना कहीं समाज विकृतियों से खत्म होकर के एक अच्छे रास्ते पर चलेगा और ये अखंड भारत के रूप में कहीं ना कहीं सामने आएगा। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। रेखा जी, आपको लगता है कि 3 तलाक कानून लागू होने पर मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न हैं, और उधर दूसरी तरफ अगर प्रसन्न है तो फिर विपक्ष क्यों आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं? देखिए, मुस्लिम विरोधी अगर होते तो ये काम ही नहीं होता। भाई शोषण हो रहा था उनका महिलाओं का, वो खुश क्यों नहीं होंगी? आज
पूरे विश्व में इसके बात की बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा उनको कहा गया और सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम विरोधी है ये किसने कहा, कहाँ से आ रही है ये बात? ये सिर्फ विपक्ष कह रहा है ना, क्योंकि और कोई मुद्दा ही नहीं है। मुस्लिम और हिंदू, हिंदू और मुस्लिम, ये इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। कोई अच्छी विषय पर बात करी जाए। आज नरेंद्र मोदी जी अगर सामने क्या सारे विश्व के सामने भारत को के चेहरे को रखना चाहते हैं और ये सिर्फ भारत में हिंदू और मुस्लिम लड़वाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो भी सामने आए। मैं आपके ज़रिए कहना चाहती हूँ कि जिनको यहाँ पे लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी से जो भी लाभ मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो जो लाभ दिए वो सामने आकर के अपनी बात रखें। और आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप उस विषय को महिलाओं से पूछिए कि वो कहाँ अपने आप को आज देखती हैं, पहले के भारत में 9 साल पहले के और आज के भारत में वो अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो आपको स्वयं इसका जवाब मिल जाएगा मुझे लगता है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, देश में बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई चरम पर है और पेट्रोल और जो खाने का तेल है वो भी बहुत महंगा है। तो इसको कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है कि आगामी समय में जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो क्या आपकी अपील रहेगी सरकार से कि इन सब मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ध्यान दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो पूरा विश्व स्तर पे ही इकोनॉमी का डाउनफॉल तब हुआ था जब कोरोना की सिचुएशन आई थी। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम सिर्फ बोल सकते हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जब आप वहां बैठेंगे उस जगह पर बैठ करके कितने कितने निर्णय लिए जाते हैं, कितना उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, ये वही जानते हैं। मुझे पूर्ण उनके सिस्टम से मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। वो हर तरीके से जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो आर्थिक स्थिति बहुत जल्द संभलेगी भी। विपक्ष का काम है कि मुद्दों पर कोई मुद्दे नहीं है तो यही मुद्दे उठाएं। जब उनकी सरकारें थी तब क्या स्थिति थी, जब उनके प्रधानमंत्री थे क्या स्थिति थी, ये सारा विश्व जानता है, सारा भारत जानता है। इसलिए इस विषय पर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सो थोड़ा समय देना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए। एक सवाल मेरा रहेगा कि देश की जनता कहीं ना कहीं दिल्ली के माहौल को देखना चाहती है, कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि केजरीवाल जी फ्री सबको देते हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, और कहीं ना कहीं बसों में फ्री, महिलाओं के लिए सुरक्षा, या तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और यही चीज़ अब कांग्रेस अपना रही है। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया था कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने हमारे मुद्दों को अपनाया था, हमारी गारंटियों को अपनाया था। तो आपको क्या लगता है कि फ्री देने से देश का उद्धार होगा? फ्री देने से आज की युवा पीढ़ी जो है क्या अपना घर चला सकेगी? फ्री से आप क्या मानती हैं? देखिए, आप मुझे बताइए, आप सेल में जाते हैं और फ्री का माल देखते हैं तो क्या उठाते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं आपको ये भय होता है कि इसके पीछे कहीं ना कोई तो लोचा होगा। तो भाई मेरे, बहुत बड़ा लोचा है। मैं जनता से बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, फ्री के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। ये बेवकूफ़ बनाया जाने का बड़ा अच्छा साधन ढूंढा है। पंजाब में जाके केजरीवाल जी की स्थितियों को देख लें, वहाँ उनके जो मुख्यमंत्री हैं ईश्वर की कृपा से बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, तो उनसे ज़रा बात करके आप एक बार उनका इंटरव्यू लें और पता करें कि, और जनता का फिर इंटरव्यू लें, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री की जो बिजली, पानी और ये जो प्रोपेगेंडा है इसका रिजल्ट क्या है। वो पंजाब से और दिल्ली खुद ही बता रहा है। वो बात अलग है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि लॉलीपॉप की तरफ देख रहे कि हाँ फ्री का दिखा दिया कि हाँ भाई हम फ्री देंगे, लेकिन ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि जब आप कहीं मार्केट में जाते हो, कोई आदमी आपको फ्री का कुछ देता है तो क्या आप लेते हैं? उसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करिए। कोई आपको फ्री कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये विषय है। विषय ये नहीं है कि फ्री मिल रहा है, विषय क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है और इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस विषय पर जनता दिल्ली की बहुत उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अब ये दोबारा गलती मत करिए। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपना 100% जनता को देने का प्रयास किया है। दिल्ली में भी उसमें सहायता करिए ताकि दिल्ली में भी सरकार आए और अलग तरीके से वो एक दिल्ली का अलग विकास और दिल्ली की अलग जनता के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाए। विपक्षी नेताओं का एक और आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी
राम मंदिर के नाम पर और जय श्री राम के नारे पर वोट मांगती है, इसको कैसे देखती हैं? अरे हम भारत में रहते हैं, ये तो हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है। जय श्री राम, हम सुबह उठते हैं, हम राम राम बाबा राम राम, इसमें ये वोट मांगने की क्या बात है? ये तो हमारा नारा है। भारतवर्ष एक सनातन परंपरा का एक द्योतक रहता हुआ एक राष्ट्र रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जय श्री राम नारा नहीं है, हमारा जीवन है जय श्री राम, हम उसे जीते हैं। अगर वो हमारे मुंह पे, हाँ फर्क आज ये पड़ा है, मैं आपको बता दूं कि पहले जय श्री राम बोलने में डर लगता था, पहले जय श्री राम बोलने में घबराहट होती थी, कोई मार ना दे, कोई काट ना दे, कोई परेशान ना कर दे। आज हम निडर होके जय श्री राम बोलते हैं। परेशानी ये है, लोगों को पेट में दर्द लोगों के ये हो रहा है कि ये मुखरित होकर क्यों बोल रहे हैं। पहले ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले भी सरकारें रहती थी, हिंदूवादी सरकारें रही हैं पहले भी, लेकिन क्यों होता था ऐसा? कहीं ना क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आकर आज जो ये समाज की धारणा बदली है, जन जन में राष्ट्रवाद को देने का प्रयास किया है, जन जन में राष्ट्रवाद के साथ साथ राम को देने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही, मुस्लिम भी जय श्री राम का बहुत जगह नारा लगाते हुए मैं आपको दिखवा दूंगी। बहुत लोग हैं जो अब हनुमान चालीसा मुखरित होकर के कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक उत्साह और उमंग उन्होंने जो एक सबके सामने आकर के उन्होंने एक वो ऐसा चेहरा बने हैं, एक उद्घोष लगाया है, उसके पीछे वो चल दिए हैं लोग। तो वो उद्घोष की आवश्यकता थी जो किसी ने नहीं किया। वो कहीं ना कहीं वो उद्घोष नरेंद्र मोदी जी ने जनता को साथ लेके, उनके साथ को साथ लेके, उनके विश्वास को साथ लेके उद्घोष किया। आज जनता उद्घोष कर रही है जय श्री राम का। इसमें विपक्ष को वोट मांगने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं देना चाहता तो ना दे, उसकी इच्छा है, इसमें वोट मांगने जैसी चीज नहीं। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अभी विपक्ष का जब गठबंधन हुआ, विपक्ष एकजुट हुआ बिहार में, तो उन्होंने मीडिया के सामने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बारात इकट्ठी हो गई है, दूल्हे का पता नहीं है। आप क्या मानती हैं? क्योंकि दूल्हा तो सब बनना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। एक बड़ी यात्रा जो निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी ने, वो भी पीएम का सपना देख रहे हैं। ममता जी देख रही हैं, नीतीश जी देख रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ हैं वो, तो वो जानते हैं कि मैं ही पीएम बनूंगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीएसपी की, क्या नाम उनका, बीएसपी की मायावती जी हैं, वो बनना चाहती हैं, है ना। अखिलेश जी भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या मानते हैं आप रविशंकर प्रसाद जी का जो एक कमेंट है, कैसे कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि बारात एक और दूल्हे अनेक। तो ये तो एक तरीके से हमारे यहाँ जब वो सीता वरण चयनित करने के लिए वो विवाह हुआ करता था ना, वही कहानी है आज की डेट में ये विपक्ष की, कि कौन किसके गले में माला डालेगा और आपस में ही फिर लड़ेंगे। ये जिसके गले में भी माला डलते हुए देखे। तो मैं तो ये जनता से पूछना चाहती हूँ कि आज जनता को कौन सा चेहरा दिखाई देता है, ऐसा नेतृत्व करने वाला जो हमारे राष्ट्र का, हमारी परंपराओं का, हमारे पूरी अंदर से जो एक सकारात्मक ऊर्जा है राष्ट्र के प्रति, आज जो हमारे बच्चे में एक अलग तरीके का प्रभाव पैदा हुआ है, राष्ट्रवादी सोच पैदा हुई है, उस सारी सोच को रिप्रेजेंट करने का कौन सा चेहरा जनता को जो है दिखाई देता है। मैं जनता से ही ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। मुझे तो ये लगता है कि ये सब पागल हैं, कहीं ना कहीं बेचारे जो पागल बनने की हो चुके हैं और इकट्ठे होके अपनी तमाशा बनवा रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि इनके पास कहने के लिए मुद्दे नहीं है, काम करने के लिए समय नहीं है, सब अपने अपने में हैं। कौन सा एक चेहरा है, ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, वो आपको कहाँ से लगती है वो राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री नहीं, उनको हिंदी तक तो सही बोलना आती नहीं, जो मेरे देश की राष्ट्रभाषा है उस पर किसी को कमांड नहीं है, कोई सलीके से बात तक नहीं कर पाता है। और बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं और मुद्दों की, तो पहले तो बेस ही नहीं है तो क्या बात करेंगे, खड़े होने के लिए स्तर ही नहीं है उनका, तो वो क्या प्रधानमंत्री के रूप में कहीं रिप्रेजेंट तो करने। आपको लगता है कि ये लाइन में लगे रहेंगे और पीएम का एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि ये लाइन में लगे रहेंगे और लाइन में भी ये बस लगे ही रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपस में भी बहुत जल्दी, जैसे इनमें लड़ाई हो रही है, बहुत जल्दी लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऐसा जमघट इकट्ठा हुआ है जो पहले एक दूसरे की टांग खींचे थे। मायावती जी को वो सपा वाला वो
सीन याद नहीं होगा, मैं याद नहीं दिलाना चाहती, महिला हैं और एक अच्छी तरीके से उन्होंने जो अपना नेतृत्व प्रेषित किया है समाज के सामने, मुख्यमंत्री रही हैं हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पहले आपस में ये एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, अब सारे के सारे मिलकर के एक सशक्त व्यक्ति को पीछे घसीटना चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं मिटा पाएगा उस व्यक्ति का जिसके ऊपर भगवान का, संतों का, राष्ट्रवादी संतों का हाथ है, जो कि सूक्ष्म रूप से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। वो बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे विश्व में एक स्तर बढ़ा है भारत का, पूरे विश्व में भारत के लिए एक अलग तरीके का एक सम्मान उन्होंने दिलवाने का प्रयास किया है, जो अभी भी आपको देखा होगा। जब किसी हिंदू लड़की के साथ अत्याचार होता है, और आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से एक शाहिल नाम के लड़के ने एक लड़की है 16 साल की, जिसके साथ 40 वार चक्कू के वार किए, पत्थर से मारा, लातों से मारा, और उस समय लव जिहाद का मामला खड़ा हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे बढ़ रहा है लव जिहाद, कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है क्योंकि ये जो है इसको पूरा बढ़ाया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है, पूरा का पूरा बच्चों को पैसे दे करके बरगलाया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो तथाकथित जो चल रहे हैं मंदिर के वो मस्जिद के अंदर जो ये आपके मदरसे, उनमें जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, और अलग से भी उन बच्चों को पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, जितना बड़ा है इधर कि सिर्फ विरोध की वजह से, ताकि ये हिंदू और मुस्लिम एकता में इस तरीके की घटनाएं घट करके उनके मन में एक गंगा यमुना जो तहजीब जो आम जनता के मन में नहीं है, जो आम जनता नहीं सोचती, वो तो अपने आय को कमाने के लिए बाहर निकलती है, वो तो अपने जीवन यापन के बारे में सोच रही है, वो अपने परिवार के बारे में सोच रही है। लेकिन जो ये तथाकथित कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका एक गंदा रूप प्रस्तुत हो रहा है, लव जिहाद जिसका नाम लिए जो कहा जा रहा है। खत्म कैसे होगा? देखिए, ख़त्म इसको जड़ों तक जाना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ये फाइनेंस करके और इसकी नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में फैल चुका है। ये जो छोटे छोटे लड़के हैं 16, 17, 18 साल के, उनको स्कूल के सामने जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कह दिया गया ये लो ये पैसे लेकर के इतने, ये लड़की का रेट है, हिंदू ब्राह्मण लड़की का इतना रेट। मैंने तो अपने कान से जब ये बातें सामने आई, सुनी और सामने देखी, कुछ अधिकारी, मेरी एक मित्र हैं, उनसे मेरी बड़ी लंबी इस पे वार्ता हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी स्थितियाँ इस तरीके की ख़राब हैं कि लड़के हमें खुद बताते हैं कि भाई हमसे कहा गया कि ये बाइक, इसमें पेट्रोल डलवाने का पैसा, और तुम्हें ये लड़की पंडित की जो है, इस लड़की को इतने लाख रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, इतने लाख रुपए में 4 से 5 लाख रुपए रेट है, तुम्हें दिए जाएंगे। इस लड़की को आपको जो है हिंदू लड़के के वेश भी बदलते हैं। भाई अगर आप मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम करने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, सच बोलिए ना कि आप मुस्लिम हैं। अगर उसे स्वीकार होगा तो वो स्वीकार करेगा, और अगर स्वीकार नहीं होगा तो मना कर देगा। लेकिन आप उसको धोखा देकर, तिलक लगाकर, गले में माला डाल करके, हिंदू पूरा चेहरा बनाकर, अपना नाम बदल करके, उसको बरगला करके उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर हिप्नोटाइज करके उसको किसी ना किसी तरीके से विवाह करके उसके साथ फिर प्रताड़ना करते हैं। फिर कहते हैं कि कलमा पढ़ो और मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। हमारी हिंदू लड़कियां जागरूक क्यों नहीं होती? हिंदू लड़कियां इसलिए जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं मैं ये आज इस मंच से, ये यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो हमारे हिंदू परिवार अपनी बेटियों को नहीं दे पा रहे। उनको देना चाहिए, और हर माँ को अपनी बेटी को, हर पिता को अपने बेटे को ये सिखाना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या क्या मूल्य हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हिंदू धर्म की क्या नियम है, और किस तरीके से हमें अपने जीवन का यापन करना है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जब अपने ही धर्म के प्रति आस्था खत्म होती जा रही है, तो वो किसी दूसरे के प्रति आसक्तिवान हो जा रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे महसूस, कहीं ना कहीं परिवार की कमी है इसमें, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी परिवार की मुझे लगती है। और कहीं ना कहीं ये जो सो कॉल्ड मॉडर्ननेस का एक झूठा आवरण ओढ़ रही हैं हमारी महिलाएं, कहीं ना कहीं मॉडर्ननेस को एक विरोधाभास स्थिति में देख रही है, एक अलग तरीके की स्थिति में देख रही। मॉडर्ननेस का मतलब ये नहीं है, मॉडर्ननेस का मतलब अच्छी शिक्षा और आज के युग के परिवर्तन के हिसाब से जीवन जीना है, अपने
नियमों को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके, अपने आध्यात्मिक, अपने सनातनी परंपराओं को ख़त्म करके आगे बढ़ना मॉडर्ननेस नहीं है। तो ये खुल कर के मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले मॉडर्ननेस की परिभाषाएं हमारी महिलाएं समझे कि मॉडर्ननेस एक्चुअली है क्या। जैसा आप माएँ करेंगी, जैसा परिवार में देखेंगे बच्चे, वो फिर आगे उनको देखना पड़ेगा। अभी लखनऊ में मुझे एक फ़ोन आया कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 17-16 साल के हैं, बालिग भी नहीं हैं, वो जो है पार्टी कर रहे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, होटल में जाकर के और शराब जो है अपने ऐसे करके मुंह में डालना, परोसना, और बहुत खुली तरीके से वहाँ पर हो रही है। और वहाँ पर उनको पकड़ा गया बच्चों को। पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी तो वहाँ जाकर के जो है पूरा मामला तो मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मैं लखनऊ में इस वक्त हूँ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई कि कहीं ना कहीं माताएं या पिता ये क्यों नहीं देख पा रहे कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। मेरे बच्चों के सारे मित्रों, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनका नंबर, उनके माता पिता का सबका कांटेक्ट मेरे पास है। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियों को ख़त्म देख करके काम करना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे भी शिकार कम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक लास्ट सवाल जी, आपको क्यों लगता है, और देश की बहुत सारी जनता, बहुत सारी महिलाओं को क्यों लगता है देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आम जनता के विषय में और सारे धर्मों का समावेश करते हुए सनातन धर्म के विषय में सोचकर भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाला एकमात्र चेहरा है, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भारत की सारी सनातन परंपराओं से पूरा उनको ज्ञान है, उनसे परिचित है, सब तरीके से वो भावुकता के साथ भी, बुद्धिजीविता के साथ भी, और एक सही निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व के रूप में भारत का नेतृत्व करने योग्य है। इसलिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को ये कमान देनी चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर के पूरे भारत को आज लेकर के चल रहे हैं। पूरे भारत का एक अलग तरीके का एक जो माहौल है वो बदल चुका है। ये बात अलग है कि विपक्ष या कह लीजिए उन्होंने एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, आप जब लोगों से बात करेंगे तो किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं है। आज भी सब वैसे ही बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। मुस्लिम, हिंदू, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं। तो विपक्ष से फर्क पड़ेगा आगामी 2024 को लेकर? देखिए, 2024 को लेके फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जब आपके सामने, लेकिन शेर चलता जाता है और आपको पता है मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, और जानवर भौंकते रहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शेर की गति को नहीं रोका जा सकता, और जो भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दीजिए, वो तो उनका काम है जो वो कर रहे हैं। हमारे जो नेतृत्व करने वाले एक अच्छे, ओजस्वी और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस पे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहा है उसको उस काम कर लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, विपक्ष ये कह रही है कि 100 सीटों पर हम हराएंगे अगर एकजुट हो गए तो। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर प्रधानमंत्री फिर से जीत के आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये विपक्ष का ओवर कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, इसी खुमारी में रहें, ऐसा कुछ नहीं है। और जब उत्तर प्रदेश के अभी चुनाव हुए थे तब भी काफ़ी सारी बातें आ रही थी, हर चीज़ उस सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने जो बहुत ज़रूरी था, जो जनता को पसंद आया, जनता ने वो चुना, और आज हम उसके नेतृत्व को देख ही रहे हैं। सारा विश्व देख रहा है। अब केवल उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के साथ भारत देख रहा, भारत के साथ विश्व देख रहा है। तो देखिए, विश्व की राजनीति करने के लिए ये धुरंधर आए हैं, और इनको के रिजल्ट जो है वो सामने अपने आप आएंगे जब चुनाव हो जाएगा। मैं इस विषय में ज़्यादा बोलना उचित समझ नहीं रही हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका जी जुड़ी हुई थी, बहुत ही समाज सेवी हैं, समाज में काम कर रही हैं। लगातार आप स्ट्रीम मीडिया पे इनको देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पे भी इनको देखेंगे। लगातार लव जिहाद से लेकर देश के हर मुद्दे पर ये अपडेट करती हैं। और अभी आपने सुना होगा कि लव जिहाद पर उन्होंने कहा है कि परिवार की सबसे बड़ी गलती होती है। परिवार अगर अपने बच्चियों को ध्यान रखें तो शायद आगे जाके घटनाओं से हम बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा उन्होंने कि विपक्ष एकजुट होता रहे, विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता रहे, लेकिन पीएम
जो बनेगा वो जनता बनाएगी उनको, और खुद आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी फिर से लौट के आएंगे। अब देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तमाम विपक्षी नेता अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।